आज हमारे सामने स्रोत के तौर पर संविधान की मूल प्रति के हिस्से, संविधान सभा की बहसों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और कुछ बेहद रोचक विश्लेषणात्मक नोट्स रखे हैं। हमारा उद्देश्य इन स्रोतों को खंगालकर भारतीय संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व या आसान भाषा में कहें तो डीपीएसपी का एक संपूर्ण विश्लेषण करना है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक फैले इन सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया था। अच्छा, ये गोल्डन ब्लूप्रिंट शब्द का इस्तेमाल यहाँ एकदम सटीक बैठता है। मतलब जिस तरह एक शानदार इमारत बनाने के लिए ईंट और सीमेंट से पहले एक नक्शे की जरूरत होती है ना, जो ये तय करता है कि इमारत का आकार क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, वैसे ही ये निदेशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की रूपरेखा है। कल्याणकारी राज्य मतलब एक वेलफेयर स्टेट। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि राज्य केवल पुलिसिंग, टैक्स वसूलने और सीमा की सुरक्षा करने तक सीमित नहीं रहेगा, उसे अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास की भी सक्रिय जिम्मेदारी उठानी होगी। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की परतें खोलते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 36 और 37 का जिक्र है। हाँ। अनुच्छेद 36 बहुत ही सीधा है। ये केवल राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसमें राज्य का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। लेकिन कहानी में असली मोड़ अनुच्छेद 37 से आता है, जिसका जिक्र हमने अभी शुरुआत में किया था। सही कहा। अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से ये घोषणा करता है कि ये नीति निदेशक तत्व नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दे क्योंकि उसने फला निदेशक तत्व को लागू नहीं किया। अच्छा, मतलब अदालत सरकार को इन्हें लागू करने के लिए कोई आदेश नहीं दे सकती। अनुच्छेद 38 से लेकर 41 तक इसी दर्शन को जमीन पर उतारने का खाका खींचते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को निर्देश देता है कि वो लोक कल्याण को बढ़ावा दे और आय, स्थिति तथा अवसरों की असमानता को कम करे। असमानता को कम करना कोई छोटी बात नहीं है और इसे हकीकत में बदलने का जो मैकेनिज्म है वो अनुच्छेद 39 में दिखाई देता है। इसमें संसाधनों के उचित वितरण की बात है, लेकिन इसमें एक बिंदु ऐसा है जो सच में चौंकाता है, समान काम के लिए समान वेतन। हाँ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बिल्कुल। 1940 और 1950 के दशक में जब दुनिया भर के कई विकसित देशों में भी महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, भारत के संविधान में ये लिखना कि पुरुष और महिला दोनों को एक ही काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए, ये बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी कदम था। ये सिर्फ एक आर्थिक नियम नहीं था, बल्कि मानवीय गरिमा को स्थापित करने की एक मजबूत कोशिश थी। सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक सोच पर यह एक सीधा प्रहार था। इसी तरह गरिमा को बनाए रखने का एक और अहम पहलू न्याय से जुड़ा है। अच्छा, वो अनुच्छेद 39A वाला हिस्सा? हाँ, अनुच्छेद 39A, जिसे बाद में 42nd संविधान द्वारा जोड़ा गया, वो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की बात करता है। क्योंकि अगर न्याय इतना महंगा हो कि गरीब व्यक्ति वकील की फीस ही न दे सके, तो न्यायपालिका के दरवाजे खुले होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वो सिर्फ अमीरों का एक क्लब बन के रह जाएगी। मुफ्त कानूनी सहायता ये सुनिश्चित करती है कि गरीबी न्याय के रास्ते की दीवार ना बने। सही बात है। न्याय के बाद आती है जीवन की बुनियादी जरूरतें। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और बुढ़ापे, बीमारी या बेरोजगारी जैसी असहाय स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने को कहता है। मतलब राज्य किसी भी असहाय नागरिक को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। इसका एक बहुत ही शानदार और जीता जागता उदाहरण हम आज के दौर में देख सकते हैं। मनरेगा योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देती है, वो असल में इसी अनुच्छेद 41 के काम पाने के अधिकार का ही तो व्यवहारिक रूप है ना। बिल्कुल। जब सरकार के पास संसाधन आए तो उसने इस निदेशक तत्व को एक कानूनी अधिकार में बदल दिया। यही तो इस ब्लूप्रिंट की खूबी है। समाजवाद से आगे बढ़ते हुए अब हम ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर आते हैं जो भारत की आत्मा से जुड़ा है। गांधीवादी सिद्धांत। हाँ, महात्मा गांधी का विजन। उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक भारत के गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक देश सच्ची आजादी महसूस नहीं कर सकता। संविधान में उनके सपनों का भारत अनुच्छेद 40 में सबसे प्रमुखता से दिखता है, जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। देखिए, गांधी जी केंद्रीकृत सत्ता यानी सेंट्रलाइज्ड पावर के खिलाफ थे। उनका मानना था कि दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में बैठा व्यक्ति
किसी दूर दराज के गांव की समस्या को नहीं सुलझा सकता। बिल्कुल सही। इसीलिए अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने की शक्तियां दे। इसीलिए अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट? हाँ, बड़े कारखानों में मास प्रोडक्शन की जड़ा गांधी जी प्रोडक्शन बाय द मासेस के पक्षधर थे, ताकि गांव का पैसा गांव में ही रहे और हर हाथ को काम मिले। और इसी सहकारिता को और मजबूती देने के लिए 97वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देता है। जब छोटे किसान या कारीगर मिलकर काम करते हैं तो वे बाजार की बड़ी ताकतों का सामना कर पाते हैं। एकदम सही। इसके साथ ही गांवों में मौजूद सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए अनुच्छेद 46 का होना बहुत जरूरी था। यह विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संरक्षण करता है, ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाया जा सके। हाँ, और इन सब के अलावा एक अनुच्छेद ऐसा है जो अक्सर चर्चा का विषय रहता है, अनुच्छेद 47। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। यहाँ से हमारा अगला खंड शुरू होता है, उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये हिस्सा इस बात का प्रमाण है कि संविधान सभा के सदस्य कितनी ग्लोबल और आधुनिक सोच रखते थे। वे एक ऐसा आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे जो अपनी पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकले। इसकी शुरुआत अनुच्छेद 44 से होती है, जो पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करने को कहता है। समान नागरिक संहिता यानी विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का लक्ष्य। इसके बाद आता है अनुच्छेद 45, जो बच्चों से जुड़ा है। बिल्कुल। मूल रूप से ये 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा के लिए था, लेकिन जब इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया तो इसे बदलकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित कर दिया गया, क्योंकि किसी भी नागरिक की नींव उसी कच्ची उम्र में पड़ती है। सही कहा। और एक आधुनिक राष्ट्र सिर्फ अपने नागरिकों का ही नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखता है। अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने और गोवध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। इसी के साथ अनुच्छेद 48A है, जो पर्यावरण का संरक्षण करने और जंगलों व वन्य जीवों की रक्षा करने की बात करता है। सोचिए, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की चर्चा बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे दशकों पहले ही शासन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल कर लिया था। यह सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक ही हिस्से में वे पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, हमारी ऐतिहासिक विरासत और स्मारकों को सहेजने की बात कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 49 में है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाते हैं। हाँ, रेंज बहुत बड़ी है। लेकिन इन सब के बीच एक अनुच्छेद है जिस पर मैं थोड़ा गहराई से चर्चा करना चाहूंगी। अनुच्छेद 50। ये कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को न्यायपालिका यानी जुडिशरी से अलग करने की बात करता है। शक्तियों का यह पृथक्करण इतना जरूरी क्यों है? इसे एक बहुत ही व्यावहारिक परिदृश्य से समझते हैं। क्रिकेट के खेल की कल्पना कीजिए। अगर जो खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहा है वही व्यक्ति अंपायर भी बन जाए, तो क्या वो कभी खुद की गेंद को नो बॉल या वाइड करार देगा? बिल्कुल नहीं। वहां निष्पक्षता की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। वो तो हर बॉल पर आउट दे देगा। बस यही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। कार्यपालिका वो है जो देश चलाती है, नीतियां बनाती है, और पुलिस जिसके अधीन काम करती है। और न्यायपालिका वो अंपायर है जो ये तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत। अच्छा। अगर कोई मंत्री या अधिकारी जो नीतियां लागू कर रहा है वही जज की कुर्सी पर भी बैठ जाए, तो क्या किसी आम नागरिक को कभी न्याय मिल पाएगा? शक्ति का दुरुपयोग तो तय है। इसीलिए अनुच्छेद 50 स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दीवार होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। ये लोकतंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और अंत में आता है अनुच्छेद 51, जो हमारी विदेश नीति का आधार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत का संविधान सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखने और शांति बनाए रखने का निर्देश देता है। की आय, गांव की पंचायत, बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
और अंत में विश्व शांति तक पहुंचता है। सफर तो बहुत ही अद्भुत और तार्किक है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इतने सारे अनुच्छेद और उनके पीछे के इतने गहरे दर्शन को कोई एक बार में कैसे याद रखे? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक और व्यवहारिक समाधान दिया गया है। हाँ, वो मास्टर ट्रिक। बिल्कुल, इसे एक मास्टर ट्रिक कहा गया है। ये कोई रटने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक नागरिक की यात्रा का एक छोटा सा सारांश है। और वो सारांश वास्तव में उन सभी सिद्धांतों को एक धागे में पिरो देता है। हाँ, तो वो सारांश कुछ इस तरह है। ग्राम में काम करो, मतलब अनुच्छेद 40 और 41, वेतन लेकर समान रहो, अनुच्छेद 43 और 44, बच्चों को पढ़ाओ, पशु बचाओ, अनुच्छेद 45 और 48, और अंत में शांति फैलाओ। यानी अनुच्छेद 51। इस एक वाक्य में पूरी कहानी छुपी है। ये एक व्यक्ति के उस यात्रा को दर्शाता है जो अपने स्थानीय समुदाय यानी ग्राम से शुरू होती है, जहां वो काम और उचित वेतन पाता है। हाँ, फिर वो समाज में समानता के साथ रहता है, अगली पीढ़ी यानी बच्चों का भविष्य संवारता है, प्रकृति और पशुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है और अंततः एक वैश्विक नागरिक के रूप में दुनिया में शांति फैलाता है। बहुत ही खूबसूरत। डीपीएसपी वास्तव में सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं है, यह एक कल्याणकारी राज्य का जीता जागता सपना है जो समानता, गांव के विकास, आधुनिकता और विश्व शांति को एक साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। अगर संविधान अपनी भीतर शक्तियों को अलग रखकर न्याय सुनिश्चित कर सकता है, तो एक समाज के तौर पर हम अधिकारों की मांग करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर उतनी ही शिद्दत से कब ध्यान देना शुरू करेंगे? शायद जिस दिन हम ये संतुलन अपनी जिंदगी में ले आएंगे, उस दिन ये गोल्डन ब्लूप्रिंट कागजों से निकलकर पूरी तरह से हमारी असल जिंदगी में उतर जाएगा। इसी खुले विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।